ये बताइए, एक तरफ तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि पीटीआई ने एक वायलेंट प्रोटेस्ट किया, वो सब है, लेकिन जो अहमद साहब अभी बात कर रहे हैं उसका क्रक्स तो यही है ना कि अगर मुज़ाकरात हो गए, स्टेलमेट टूट गया, तो आपकी तो पॉलिटिकल डिमाइज है, आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी उसके रिजल्ट में, इसलिए आप चाहते ही नहीं। नहीं, हमारी सियासत कैसे ख़त्म हो जाएगी किसी भी मुज़ाकरात से? वो इसलिए कि खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, पॉपुलर वो हैं, और वो फिर आवाम को रैली करेंगे आपके अगेंस्ट और आपका इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा इस तरह। नहीं, देखें, फिर तो इनका मतलब है कि कोई मुज़ाकरात होंगे जिसके अंदर इनको एनआरओ मिल जाएगा और खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, तो फिर ये क्लैरिटी लेके आए ना कि इनको एनआरओ चाहिए। ये जो है वो अदालती मामलात को जो है वो फेस नहीं करना चाहते, अदालत के थ्रू जो भी है वो उसके थ्रू इनको रिलीज नहीं चाहिए, इनको किसी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो वहां से इनको रिलीफ कोई चाहिए या कहीं और से इनको रिलीफ चाहिए, तो दे आर लुकिंग फॉर एनआरओ। फिर एक तो ये क्लैरिटी आ गई। लेकिन दूसरा, मुझे ये जो अहमद साहब हैं इनकी बातें नहीं समझ आ रही। ये भूल गए हैं कि ये ज़हीरुल इस्लाम की जो है ये प्रोजेक्ट था पीटीआई, और ये उस प्रोजेक्ट के तहत ये इक्तदार में आए, जहां बाजवा साहब और साकिब निसार साहब ने वो ग्राउंड्स बनाए कि एक हुकूमत को घर भेजा और इनको लेके आए, और फिर ये जब हुकूमत में थे तो ये नैपी चेंज कराते रहे हैं, और इनका जो है वो इनके वज़रा कहते थे कि हमारे सर पे शफकत का हाथ है उन लोगों का, तो उनको ये वालिद मानते थे। तो आज ये जमहूरियत का लेक्चर दे रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कौन सा लेक्चर दे रहे हैं, और आज भी ये जो है ये बातचीत करना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो ये किस जमहूरियत और आईन और फलाना ढमकाना, ये जो लेक्चर झाड़ते रहते हैं कि मुल्क नहीं चलेगा। भाई, जब आप इक्तदार में थे और जिस रास्ते आप इक्तदार में आए थे वो तो जमहूरी था ही नहीं, वो भी एक 2018 का रिग्ड तरीन इलेक्शन था जिसके वजूद में आप लोगों को जो है इक्तदार मिला, और इक्तदार मिलकर आपको प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम का जो है लकब मिला, क्योंकि आप फ्रीडम का गला घोंट रहे थे, प्रेस फ्रीडम का गला घोंटते थे दिन रात सुबह शाम, और आप जो है वो टेलीफोन कॉल्स के जरिए जो है असेंबली चलाते थे। तो ये लेक्चर कम से कम आप जो है वो ना दें। हाँ, आप तनकीद कर सकते हैं। यू हैव मोर टू लूज, उसकी वजह यह है कि इक्तदार आपके पास है, हुकूमत आपके पास है, तो अगर ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता, पीटीआई हैज़ नथिंग टू लूज एट दिस पॉइंट। उनका तो सिंबल चला गया था, हुकूमत भी उनको नहीं मिली, अब उसके बाद तो जो भी है उनके लिए गेन हो जाएगा, आपके लिए लूज होगा। डोंट यू थिंक सो? नहीं, देखें, अभी तो इलेक्शन होंगे 2028 में, और जो इनको चीज़ें चाहिए हैं, अगर इनको 9 मई का रिलीफ चाहिए तो वो अदालत से मिलेगा, अगर इनको 26 नवंबर का रिलीफ चाहिए वो अदालत से मिलेगा, और अगर इलेक्शंस के मामलात हैं वो तो अदालत से होंगे। हाँ, हम बैठने के लिए तैयार हैं। आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करनी है, आप असेंबली के अंदर आए, हम इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं। आपने कोई और किसी एजेंडे पे कोई कमेटी बनानी है पार्लियामानी, तो हम मूविंग फॉरवर्ड वो कमेटी बनाते हैं। लेकिन जो मामलात, इनकी जो डिमांड्स हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, हमारे नजदीक तो कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है। वो पॉलिटिकल प्रिजनर तो नहीं है जिसने 40 गाड़ियां जलाई हैं अभी 26 नवंबर को, या जिसने पुलिस वालों को या रेंजर्स को शहीद किया है, या जिसने जो है शेल बरसाए हैं, वो पॉलिटिकल प्रिजनर तो नहीं है। उसने तो कानून को अपने हाथों में लिया और तबाही मचाई। राणा साहब, लेकिन जो इजलास बुलाने की आप बात कर रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी आपसे खफा है, वो कह रहे हैं 300 दिन गुजर गए हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुलाया आपने, तो पहले अपने एलाइज के लिए भी तो आपको कोई रैली करना पड़ेगा ना, कि वो एटलीस्ट यूनानिमसली बात तो कर सकें, एक नज़र तो आए कि इत्तेहाद है। नहीं, देखें, उनका एतराज ठीक है, इजलास बुलाना चाहिए और हम उनके साथ एंगेज हैं और इजलास बुला लेंगे। अगर उसमें कोई ताखीर है तो एज अ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन मैं समझता हूं कि हमें उसको जल्द अज जल्द दूर करके उनको एंगेज करने की जरूरत है। ये तो आई विल एक्सेप्ट देयर। एमक्यूएम भी वैसे है तो नहीं होना चाहिए, ऑपोजिशन से फ्लर्ट करना शुरू कर दी है। देखें, बात यह है, इसकी एक और वजह भी है। देखें, हुकूमत जो है या जो इकोनॉमी है, मुल्क क्राइसिस से निकल आ चुका है, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ, अब स्टेबिलिटी से वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो हायर स्टेक मांगते हैं गवर्नमेंट के अंदर, और ये प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि क्राइसिस अब खत्म हो चुका है। मुल्क के अंदर जो एक माशी क्राइसिस था, एक डिफॉल्ट का क्राइसिस था, वो खत्म हो गया है। अब चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल जो लोग इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, कभी वो कौमी हुकूमत की बात करते हैं, कभी वो कोई आइडिया फ्लोट करते हैं, क्योंकि जो मुश्किल जो रास्ता था वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उसको जो वो वजन उठा के उससे मुल्क को बहरान से बाहर निकाल दिया है। तो अब बहुत सारे जो है वो
ओनर्स आ गए हैं कि जी ये हमें ये होना चाहिए या सिस्टम के अंदर ऐसे होना चाहिए या वैसे होना चाहिए, तो ये चैलेंजेस तो चलते रहेंगे। सही। अहमद अवैस साहब, बिफोर यू रिस्पॉन्ड टू दिस, गंडापुर साहब की मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा का वास्ता है अमन की बातें करना छोड़ दें। कोट एंड कोट उन्होंने ये कहा, जब हम असलहा लेकर निकलेंगे तो फिर देखेंगे कौन भागता है। ये डू यू थिंक दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस के तहरीक इंसाफ ने 2 चीफ मिनिस्टर चूज़ किए, पहले बुज़दार साहब थे, दूसरे ये थे, इसका कोई डिफेंस है? आपने ठीक कहा, ये ज़ुबान जो है चीफ मिनिस्टर की ज़ुबान जो है गैर मुनासिब है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा गैर मुनासिब जमात जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। ये प्राइम मिनिस्टर, ये जिनको मैं आपको इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये सारी बातें जब आप अपने मुनहरिफ हो जाएंगे एक कमिटमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये हरकत पे आ जाएंगे कि किसी के घर के ऊपर आप काबज हो जाएं और घर के बाद आप जो घर वाले को बाहर उठा के फेंक दें और वो प्रोटेस्ट भी करे और वो शोर वावेला भी ना करने दें उसको। अहमद साहब, उसका सोल्यूशन ये है कि एक प्रोविंस आर्म स्ट्रगल का ऐलान कर दे, आर्म स्ट्रगल का ऐलान कर दे, ये सोल्यूशन है उसका। भाई सवाल का ऐलान, सवाल देखिए, आप मुझे बताएं कि ये क्या मुनासिब है कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स की जगह पे एक स्टोलन मैंडेट के ऊपर झूठे ओथ लेके आप बैठ जाएं और आपको एक ताकत का सहारा लें कि जी हमें को हाथ नहीं लगा सकता, और आप सब मुल्क का ऐसी तैसी फेर दें। आपने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, आपने जुडिशरी को एक तनख्वाहदार मुलाजिम के तौर के ऊपर रख लिया। ये तो आपने हाल की, आप एक एक चीज को निकाल के देखें जो अमेंडमेंट की है आपने, 26वीं अमेंडमेंट जो आई है, क्या हाल कर दिया आपने। आप इतनी कंफ्यूजन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अदालतों के अंदर, कि समझ नहीं आती कि किस केस को कैसे करना है। ये इस कंफ्यूज सिचुएशन के अंदर कभी मुल्क में चले हैं ऐसे। आपने इससे पहले आप पीछे चले जाएं, आज 9 मई की बात करते हैं, ये इनसे पूछें कि इन्होंने 97 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, वो वाकया बड़ा था कि 9 मई का वाकया बड़ा है। 9 मई के वाकये की इंक्वायरी भी नहीं करा सके ये आज तक, क्योंकि इनको पता कि वो झूठे साबित हो जाएंगे उसके अंदर। और ये प्लान किया हुआ था, ये लंदन प्लान का हिस्सा था शहबाज और नवाज का, कि आर्मी को डिस्करेज करने के लिए इन द आई ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए इन्होंने ये खेल खेला था यहां पर। और वो कामयाब अभी तक जो है 1.5 साल हो गया, लोग अंदर हैं जेलों के अंदर, आज तक उनकी वो ट्रायल नहीं हो सका। किस जुर्म में उनको जेल में रखा हुआ अगर आपने ट्रायल नहीं करना था। आप देखिए ये कर क्या रहे हैं मुल्क के साथ। ये अब और कहते हैं, आप सुनिए मियाँ, ये शहबाज शरीफ साहब आए तो कहने लगे क्योंकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, मैंने तनख्वाह लेनी बंद कर दी, मैं तनख्वाह नहीं लेता। उसके बाद पता लगा कि IPP में 28% शेयर के मालिक आएंगे और अरबों रुपया ये बगैर एक यूनिट बिजली दिए इनकी औलाद जो है, जो उनके इसके चला रहे हैं वहां पर, वो ले चुके। शहबाज और नवाज को आप ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि ये चीज मैं को आप ऑफ द कफ नहीं कह रहा हूं। अच्छा। ये आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, देख लीजिए। अहमद साहब, मेरा सवाल वही है ना, ये आपने जो सारी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बताई हैं, ऑल ऑफ दीज आर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इसके सोल्यूशन भी पॉलिटिकल ही निकलने हैं या फिर नहीं है? अच्छा, पॉलिटिकल नहीं है, फिर ये क्या है? पॉलिटिकल तो ये देखिए, पॉलिटिकल कैसी है। एक आदमी देखिए, एक निजाम हुकूमत जो है वो चलाने, आइन क्या होता है? अच्छा। आइन जो है स्टेट अफेयर को रेगुलेट करने की एक अथॉरिटी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ चीफ मिनिस्टर क्या होता है? तो चीफ मिनिस्टर और उससे पहले हुकूमत को भी तो पूछेंगे ना। मैं तो जस्टिफाई नहीं करता, मैं चीफ मिनिस्टर के किसी ऐसे फेल को आई डोंट जस्टिफाई। लेकिन ये जब इस तरह की बातें होंगी तो उसके जवाब में यही कुछ होगा। आप उसको भी तो कहेंगे ना फिर कि वो यूं क्यों कर रहे हैं, वो बगैर मैंडेट के आके कैसे झूठे उठ लेके आज इलेक्शन ऑडिट क्यों नहीं करवाते हैं? अगर सच्चे हैं तो आज करवाने पता लग जाएगा। चलें, ये तो क्लियर कर दिया आपने। राना एहसान साहब, जो कुछ आपने किया है, जिस तरह आपने आयन का हुलिया बिगाड़ा है अकॉर्डिंग टू अहमद अवैस साहब, उसके जवाब में यही होगा जो गंडापुर साहब कह रहे हैं। नहीं, देखें, बात ये कि ये इनको पता नहीं क्यों अहमद साहब को डिमेंशिया हो जाता है कि ये 4 साल हुकूमत में थे। भाई अगर IPP के अंदर उनके 28% जो कि गलत आपने फिगर दिए हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है, 28% उनका हिस्सा था, ये बिल्कुल गलत और झूठ है। तो आप 4 साल सोए हुए थे
आपको चाहिए था आप वहां ऑडिट कराते, बंद करते अगर कोई इलीगैलिटी हो रही थी, यानी कि तब आप एक ढेला जो है वो करप्शन साबित नहीं कर सके। अब आप जो है वो हवाई फिगर्स दे के आप अवाम को गुमराह कर रहे हैं। 4 साल आपने क्या सत्तू पिया हुआ था हुकूमत में? आपको हुकूमत मिली हुई थी, सूबों में आपकी हुकूमत थी, सारे इदारे आपके पास थे, कुछ साबित नहीं कर सके, आप झूठ बोलते हैं। करप्ट तरीन आपकी हुकूमत थी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आप 140वें नंबर पे थे। इट वाज अ करप्ट गवर्नमेंट, आगे पीछे लेफ्ट राइट करप्शन हो रही थी। और ये आप जो है वो अब ये खड़े पैर हवाई जो है आप इल्जामात लगा रहे हैं। बात ये है कि अगर गंडापुर साहब ने सूबे की ताकत और वसाइल इस्तेमाल करके यही काम किया तो ये अब तो हम इसकी गुंजाइश नहीं देंगे। देखें 26 नवंबर को जो हो गया वो दोबारा उसकी रेपिटेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून जो है वो बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करेगा और जिन जिन लोगों ने यहां शहीद किए हैं, पुलिस वाले जिन्होंने ये वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर जो हिस्सा बने हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और जो सोशल मीडिया के अंदर एक पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ जो कैंपेन की जा रही है और जिसको दुनिया भर में फैलाया जा रहा है, उनका भी घेराव होगा। इनफ इज इनफ। हम लोग तो जो है ये जो मुल्क दुश्मन जो एजेंडाज हैं उनके लिए अब टॉलरेंस लेवल 0 है। राना एहसान साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा है कि जरदारी साहब सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं बिलावल साहब को वजीर आज़म बनाने की, और इस वजह से सदारती हाउस में ईवान सदर में खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को रिमूव किया जाए, रिप्लेस किया जाए बिलावल साहब से। आपकी एक्नॉलेजमेंट में कोई है इस तरह की बात जो पता चली हो, एंड हाउ डू यू फील अबाउट दिस? देखिए मुजम्मिल साहब, मैंने आपको जो एक ब्रॉडर पिक्चर है वो मैंने आपको दिखा दी है। मुल्क बहरान से निकल चुका है, माशी बहरान खत्म हो चुका है। जो मसला था 2-2.5 साल, जो 2 साल मुश्किल एक सफर था, वो शहबाज शरीफ ने उसको तय किया है और मुल्क को ग्रोथ के रास्ते पे चढ़ा दिया है। अब डेफिनेटली ये होगा आगे जाके। हैविंग सेड दैट, स्टेबिलिटी लाने वाले वज़राए आज़म के लिए भी पाकिस्तान की तारीख में अपना ऑफिस बचाना काफ़ी चैलेंज रहा है। इस बार भी अगर आप ये कह रहे हैं तो इट मस्ट बी अ चैलेंज एज वेल। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन।